तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? यानी जो परामर्शदाता है, जो परामर्श कर रहा है, वो जब छात्रों से बात करेगा, अब ये किसकी बात हो रही है? अगर जो कोई भी एजुकेशनल काउंसलर है ना, उसकी बात हो रही है ना। एजुकेशनल काउंसलर जो होते हैं उनके पास छात्र जा सकते हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछने के लिए, है ना। तो अगर छात्रों से बात कर रहा है परामर्शदाता, तो वो किन बातों का ध्यान रखेगा? उनकी रुचियों का, बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी किस किस सब्जेक्ट में छात्रों को इंटरेस्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग उनको आगे के लिए बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। आवश्यकताओं का, कि आवश्यकता क्या है आपकी, और उनकी योग्यताओं का, है ना। अब सोचो बच्चे का इंटरेस्ट है साइंस में, योग्यता उसकी है नहीं साइंस के लायक, है ना, आ नहीं रहा है कुछ, तो वो सारी की सारी चीज़ों को देखेगा ना, तब जाके उनको एक कोई भी चीज़ प्रॉपर बताएगा कि आपको ये करना चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, परामर्शदाता द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया जा सकता है। गोपनीयता का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी उसके पास परामर्श लेने आ रहा है ना, बेसिकली जो मेंटल प्रॉब्लम की कल हम बात कर रहे थे कि कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी मानसिक बीमारी है, उसके लिए अगर कोई भी काउंसलिंग कराने आ रहा है ना, जैसे डिप्रेशन हो गया या फिर एंजाइटी हो गया, उनका अगर कोई भी इलाज करवाने के लिए आता है ना, तो जो भी साइकियाट्रिस्ट होता है, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक होता है या फिर जो भी डॉक्टर होता है ना, उसका ये फर्ज है कि वो किसी और को ना बताए कि इन पेशेंट को डिप्रेशन है या इन पेशेंट को एंजाइटी है, बताते नहीं, गोपनीयता रखते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो गोपनीयता का उल्लंघन किया जा सकता है, यानी कि वो गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है, बता सकता है किसी और को उनके बारे में। कब बता सकता है? जब न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाएं, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। जैसे कि सपोज करो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है ना, उसने डिप्रेशन में कोई छोटा मोटा काम कर दिया, है ना, जैसे किसी को धक्का दे दिया या कुछ है। अब उस धक्का, जिस व्यक्ति को धक्का दिया है, वो जाकर के रिपोर्ट लिखवा के आ गया है ना कि मेरे को धक्का दिया है ना, पुलिस उसको उठा के ले जाएगी, ठीक। अब जो पुलिस है, जब उसकी पेशी होगी अदालत में, ठीक है, तो उसके जो घर वाले हैं वो बोलेंगे कि हमारे व्यक्ति जो है उसको डिप्रेशन था, उसने डिप्रेशन की वजह से ऐसा कर दिया, धक्का मार दिया, कि वैसे ही ऐसा व्यक्ति नहीं है, वैसे बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ठीक है। तो अभी उस डॉक्टर को बुलाया जाएगा ना कि आप बताइए इसको डिप्रेशन है या नहीं, तो डॉक्टर ऑब्वियसली हाँ बोलेगा ना। तो कब कर सकता है गोपनीयता का उल्लंघन? जब न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाएं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा परामर्शदाता हस्तक्षेप ग्राहक की मौखिकताओं का सबसे निकट से अनुसरण करता है? ठीक है, तो किस में करेगा? जब कोई भी सामग्री का पुनर्कथन होगा, यानी कि रीस्टेटमेंट होगी किसी भी कंटेंट की, ठीक है, कि जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है ना, कि भाई आप बोल चुके हो ऑलरेडी, क्यों बोल रहे हो। तो हस्तक्षेप कब कर सकता है? जब कोई, जैसे बहुत सारी ऐसी होती है ना मेंटल प्रॉब्लम्स की, जो भी बात है उसको बार बार दोहराता रहेगा पेशेंट, ठीक है, क्योंकि उसको खुद अपना होश नहीं अच्छे से, तो वो एक ही बात को बार बार दोहराएगा, है ना। तो वो क्या करेगा फिर? हस्तक्षेप कर सकता है यहाँ पर। जो भी मनोवैज्ञानिक है या जो भी साइकियाट्रिस्ट है, वो बोल देगा कि आप ये बात ऑलरेडी बता चुके हो, अभी आगे बढ़ो इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, परामर्शदाता कुछ सामान्य दार्शनिक प्रस्तावों पर आधारित है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, कौन सा एक प्रस्ताव इनमें से नहीं है? परामर्श का उद्देश्य मानव वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है, बिल्कुल करेक्ट बात है। परामर्श में शारीरिक के साथ साथ मनोसामाजिक वातावरण पर विचार किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, कि मनोस्थिति कैसी है पेशेंट की, उस बात पर भी विचार करा जाता है। परामर्श व्यक्ति वातावरण अनुकूलता की सुविधा प्रदान करता है, तो जैसा मैं बता रही थी, उस व्यक्ति को ऐसा वातावरण दो ताकि उसको देख करके वातावरण आप पे विश्वास हो जाए, और दूसरी चीज कि वहां उसको अच्छा फील हो, है ना। ऐसे उसको फील नहीं हो कि अकेला हूं मैं तो, है ना, या फिर उसको ऐसे फील हो अरे मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ, यहाँ पे तो सारे लोग बड़े सही हैं, ऐसा सभी नहीं फील होना चाहिए, और आपके पास उसको विश्वास भी हो, ऐसा आपको उसको पर्यावरण देना है। और नेक्स्ट है, परामर्श स्पष्ट रूप से परिभाषित सहायता संबंध है, नहीं, ये बिल्कुल भी करेक्ट बात नहीं है ना। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, तो स्पष्ट रूप से कैसे परिभाषित हो सकता है ना, एक परिभाषा उसकी कैसे हो सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता कौशल व्यक्तिगत और समूह परामर्श पर लागू होता है? क्या चीज होती है? सारांश जो होता है, नहीं, समरी जो होती है ना, जैसे बातचीत हो गई है बढ़िया डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, लास्ट में जाके जो भी उसकी समरी निकल के आएगी वो पूरी की पूरी डॉक्टर अपने दिमाग में उसको एनालाइज करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देगा,
ठीक। नेक्स्ट है परामर्शदाताओं को न केवल मौखिक व्यवहार पर बल्कि अशाब्दिक व्यवहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखो मौखिक व्यवहार क्या हो जाएगा, जो पेशेंट उसको बता रहा है अपनी परेशानियों के बारे में, ठीक है, वो तो वो मौखिकली बता ही रहा है, शब्दों के रूप में बता ही रहा है। अशाब्दिक व्यवहार कौन सा हो जाएगा, जैसे वो इधर उधर देख रहा है बहुत ज्यादा, है ना, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, ये कौन सा हो जाएगा, अशाब्दिक व्यवहार। तो उस पर भी ध्यान देना है, जो भी डॉक्टर है, जो भी साइकियाट्रिस्ट है या जो भी परामर्शदाता है, ठीक है, वहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि जो अशाब्दिक व्यवहार होता है, ठीक है, जो अशाब्दिक व्यवहार होता है वो ग्राहक की तर्कसंगत स्थिति का प्रतिनिधित्व करे नहीं होगा। उच्चारण या विरोधाभासी शब्द जो हैं वो या सभी संस्कृतियों में समान या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो उच्चारण या विरोधाभासी शब्द जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जो परामर्शदाता मदद के लिए रिश्ते में कठिनाई का अनुभव करते हैं उनको क्या विकसित करने में परेशानी होती है। क्या विकसित करने में परेशानी होगी, आत्मीयता यानी इंटीमेसी, है ना, जो कि मदद के लिए रिश्ते में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि जो अच्छे से रिश्ते नहीं बना पाते। जैसे पेशेंट आया, डॉक्टर बहुत बढ़िया, इसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, डॉक्टर बहुत बढ़िया, उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, पर अगर वो पेशेंट के साथ में अच्छा संबंध नहीं बना पा रहा है, पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा है ना, तो वो कितना ही बढ़िया डॉक्टर सही, जो पेशेंट आया है उसके पास, यानी जो भी परामर्शग्राही आया है उसके पास, परामर्शग्राही उसको अपनी सारी बातें अच्छे से बता ही नहीं पाएगा, है ना, खोल ही नहीं पाएगा खुद को। इसीलिए जो परामर्शदाता है वो कितना ही बढ़िया हो, जब उसने पूरी प्रॉब्लम अच्छे से सुन ही नहीं पाया तो वो पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दे देगा, ठीक है, तो यानी ट्रीटमेंट भी इसका अच्छे से नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, जो परामर्शदाता मूल्यों और धारणाओं पर आधारित व्यवहार करते हैं वे कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी जो मूल्यों और धारणाओं पर आधारित व्यवहार करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, असलियत कर रहे होते हैं, यानी रियलिटी जो होती है उनकी वो दिखा रहे होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परामर्शदाता जिसकी पद्धतियां सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं उपचार का दृष्टिकोण रखता है, क्या रखता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, कोई परामर्शकर्ता परामर्शदाता की भावनाओं को निर्देशित करता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है, जैसे कोई भी परामर्श करता है, ठीक है, जब भी एक काउंसलर डायरेक्ट करता है काउंसलिंग की फीलिंग्स को, ठीक है, यानी परामर्शकर्ता जो होता है वो परामर्शदाता की भावनाओं को निर्देशित करता है ना, कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो वो क्या कर रहा होता है, स्थानांतरण कर रहा होता है अपनी बातों का या अपनी भावनाओं का, ठीक, ट्रांसफर कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जो समावेशी शिक्षा होती है उसके लिए परामर्शदाता के आवश्यक कौशल क्या हैं, ठीक है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अब आपको पता चल ही गया होगा, है ना, बिना भेदभाव की शिक्षा, यानी कि या तो कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, चाहे कोई सामाजिक रूप से अक्षम है, चाहे मानसिक रूप से अक्षम है, चाहे सांवेगिक रूप से अक्षम है, चाहे सामाजिक रूप से अक्षम है, कोई भी कैसा भी बच्चा हो, है ना, सारे के सारे बच्चों को एक साथ में लेकर के, जैसे कोई अंधा भी है, कोई लंगड़ा भी हो, कोई बहरा भी हो सकता है, कोई गूंगा भी हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी हो सकता है, इन सारे के सारे बच्चों को एक साथ लेके पढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं ना समावेशी शिक्षा, आपको पता ही होगा, है ना। तो समावेशी शिक्षा हेतु एक परामर्शदाता के लिए आवश्यक कौशल जो है वो क्या है, सबसे पहला है चयन कौशल, बिल्कुल करेक्ट बात है, श्रवण कौशल ये भी होना चाहिए, है ना, श्रवण कौशल, सुनने का कौशल भी होना चाहिए, समस्या निरूपण कौशल भी होना चाहिए, यानी जिसको जो समस्या है वो उसको निपटा सके, ठीक है, उसको खत्म कर सकते हैं, ये कौशल भी होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का कौशल कौन सा नहीं, इनमें से कौन सा कौशल परामर्श का नहीं है, स्वीकृति जो है ये परामर्श का कौशल नहीं है, बाकी ये आपने पढ़ा ही है, सहानुभूति, संचार यानी कि बातचीत करना, यानी कम्युनिकेशन करना, है ना, और उपबोधक एवं उपबोधक के मध्य संबंध स्थापना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारी की सारी चीजें, हम कल इन सब के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी की समस्या जो होती है, वो प्रार्थी का मतलब क्या हुआ, जो परामर्श लेने आया है, जो काउंसिल करवाने के लिए आया है, यानी जो पेशेंट है उसकी समस्या जो है वो कैसी होती है, उसकी समस्या सामाजिक होती है ना,
जैसे जो व्यक्ति है उसकी खुद की समस्या है, वो ऐसे नहीं आया है कि जो परामर्श होता है वो बेसिकली, जैसे मैं कल भी बात कर रही थी, समूह में बहुत कम दिया जाता है। कब दिया जाएगा? जब 4-5 लोगों को एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है तब दिया जाएगा, वरना व्यक्तिगत ही दिया जाता है ना, एक अकेले व्यक्ति को। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम मेरे को है जरूरी थोड़ी सबको हो। या सोचो मेरे को डिप्रेशन है तो जरूरी थोड़ी है 10 लोगों को डिप्रेशन है तो 10 लोगों को एक तरीके का डिप्रेशन हो। डिप्रेशन भी बहुत सारी तरीके के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोस्टली व्यक्तिगत ही दिया जाता है, परामर्श किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी समस्या होती है वो कैसी होगी? व्यक्तिगत होगी, उस व्यक्ति की खुद की होगी, ठीक। नेक्स्ट है परामर्श मुख्यतः होता है। मुख्यतः जो है वो कैसा होता है? तो जैसा मैं बता रही थी कि मुख्यतः कैसा होता है? वैयक्तिक ही होता है, सामूहिक बहुत ज्यादा कम केसों में होता है ना, बहुत ही कम। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया के जो सोपान है वो कितने सोपान है? तो 3 सोपान होते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे 3 कौन कौन से हैं, तो एक है परामर्श से पूर्व, यानी कि जब आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो उससे पहले उसको कैसा वातावरण पूरा का पूरा दिखाना है, अपने ऑफिस का या अपने केबिन का। परामर्श के समय आपको कैसे कैसे उसको फील करवाना है जो भी व्यक्ति परामर्श के लिए आया है, और परामर्श के उपरांत आपको उसको क्या क्या बताना है, ठीक। ये सारे की सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है परामर्श की अवस्था, यानी कि आरंभिक, पूर्व, समापन और अनुवर्तन का उपयुक्त क्रम जो होता है वो कौन सा होता है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? देखो पूर्व तैयारी आएगा। पूर्व तैयारी का मतलब क्या है? तब तक काउंसलिंग हमारे हॉस्पिटल तक आया भी नहीं है, उसको बोलते हैं पूर्व तैयारी। आरंभिक किसको बोलेंगे? जब आपने काउंसलिंग शुरू कर दी है ना। जैसे सपोज करो ये एक हॉस्पिटल है, ठीक। यहाँ पे जो भी परामर्शदाता है उसका ऑफिस या उसका केबिन है, यहाँ पर ये परामर्शदाता बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जगह होती है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है जो परामर्शदाता है या जो डॉक्टर है, ठीक। अब यहाँ पर जो इसके यहाँ पे पोस्टर्स चिपके होंगे, केबिन के अंदर यहाँ पे पोस्टर्स लगे होंगे उस की बीमारी से रिलेटेड, है ना। जैसे जो भी है, अगर वो डिप्रेशन का डॉक्टर है तो डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगे होंगे कि कैसे डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, डिप्रेशन किन किन वजहों से होता है, डिप्रेशन की वजह से क्या क्या होता है, ऐसे वाले बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ पे लगे होंगे, ठीक। अब क्या होगा? पेशेंट जो है वो इसको देख रहा है, पोस्टर्स को देख रहा है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मॉडल लगा हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है व्यक्तियों की, इसको भी देख रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है ना, यानी बढ़िया डॉक्टर है। तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? पूर्व तैयारी बोलते हैं, है ना। यानी पेशेंट हमारे पास तक आया भी नहीं है, उससे पहले पेशेंट को पूरा वातावरण पूरा फील करा देना अच्छे से, ठीक है, कि वो बढ़िया जगह पे आया है। अब क्या होगा? पेशेंट यहाँ से जाके खुद भी लाइन में लग गया है और खुद लाइन में पहुंच गया डॉक्टर के पास, ठीक है। तो अभी क्या होगा? जो भी स्टार्टिंग में बातचीत होती है थोड़ी बहुत कि हाँ जी क्या है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ के हैं आप, ये जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आरंभिक, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको? आरंभिक बोलते हैं। और आरंभिक के बाद में वैसे एक और आता है फिर जिसको बीच वाला स्टेज बोलते हैं, पर वो यहाँ पे दिया नहीं है, है ना। दौरान वाला जो है वो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। फिर चलेगा अच्छे से, जो भी परामर्श है वो अच्छे से चलेगा और फिर समापन होगा। नहीं, जब समाप्ति हो जाएगी तो जो भी डॉक्टर है वो बताएगा पेशेंट को अच्छे से सारी की सारी चीजें उसकी सुनने के बाद में कि हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ये चीजें आपको करनी है, ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर उसको बोलेगा 15 दिन जो मैंने चीजें बताई हैं वो करो, 15 दिन बाद मेरे ऑफिस में दोबारा आओ, ठीक है, और फिर बताओ कि क्या क्या आपको मतलब आप कितना चेंज हुए या कितना आपकी बीमारी में चेंज आया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम और दूसरी चीजें भी करेंगे, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले पूर्व तैयारी होगी, फिर आरंभिक आएगा, फिर समापन आएगा और फिर अनुवर्तन आएगा, यानी बी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलिए, पेडागोजी भी हो जाएगा, चिंता मत करो, पहले ये मेन तो सब्जेक्ट होने दो, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, मैंने सीटेट 2 बार दिया हुआ है, सैयद सामरीन, ठीक है। और बढ़िया आता है पेपर बहुत, आप तो इतने अच्छे से पढ़ रहे हो ना, आपने पेडागोजी भी पिछले साल पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, है ना। 2 बार सेकेंड सेमेस्टर में भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ, आराम से निकालोगे, कोई चिंता की बात नहीं है ना, आराम से निकालोगे, ठीक। और पेडागोजी आता है एक सब्जेक्ट, वो अभी आप पढ़ोगे ही, हिंदी या इंग्लिश में से एक पढ़ोगे, और
ये भी पढ़ोगे, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है सारी की सारी चीज़ें 70% सेम ही होती हैं, है ना। और वो 70% जो सेम होती हैं वही ही आती हैं पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें सीटेट में, तो वो अब पढ़ोगे सारी की सारी चीज़ें तो निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ेंगे परामर्श की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो परामर्श की अवस्थाएं भी 3 होती हैं, जैसे सोपान की हम बात कर रहे थे वैसे ही अवस्थाएं भी 3 होती हैं। पहली अवस्था जो है वो कौन सी होगी, अब देखो आपको यहाँ पे पढ़ के ही समझ आ जाएगा। द्वितीय का मतलब तो 2 हो गया ना, तृतीय का मतलब 3 हो गया, माध्यमिक का मतलब क्या हो गया, बीच वाली हो गई, है ना। प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो पहली अवस्था कौन सी हो जाएगी, प्रारंभिक अवस्था जो है वो हो जाएगी पहली अवस्था, ठीक। नेक्स्ट है, ये तो खैर होती ही नहीं है माध्यमिक वाली तो, है ना। नेक्स्ट है परामर्श कार्य योजना का निर्धारण किस अवस्था में किया जाता है ना। यानी कि परामर्श कार्य योजना की परामर्श जो है वो किस तरीके से करना है, कैसे पेशेंट को बुलाना है, ये सारी की सारी चीजें कब करी जाती हैं, ये कब करी जाती हैं, आरंभिक अवस्था के अंदर करी जाती हैं। कार्य योजना जैसे भी बनानी है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में सेवार्थी को स्थानापत्र सेवाएं दी जाती हैं। कौन सी अवस्था में देंगे, माध्यमिक में देंगे, ठीक। तो माध्यमिक को ही हम द्वितीयक भी बोलते हैं। द्वितीयक जो है वो बेटर वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेटर जो चीज़ है वो द्वितीयक है। द्वितीयक ज़्यादा करेक्ट चीज़ है ना बोलना माध्यमिक के कंपैरिजन में, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। अब माध्यमिक की जगह यहाँ पे द्वितीयक भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, है ना, कि जो द्वितीयक स्तर होता है उसमें परामर्श समिति के सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ में भाग लेते हैं, निर्देशन कार्य में, निर्देशन समिति बनाने में, निर्देशन प्रदाता बनाने में, सारी चीज़ों में भाग लेते हैं। यानी जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवर्ती अवस्था परामर्श की कौन सी अवस्था है। अनुवर्ती जो होती है यानी जो फॉलो अप स्टेज होती है वो कौन सी वाली स्टेज होती है, तो वो तृतीय अवस्था होती है। फॉलो अप जैसे कि जब हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको नेक्स्ट टाइम कब आना है ना, नेक्स्ट टाइम फॉलो अप कब करना है, तो ये तृतीय अवस्था होगी। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम जो है वो क्या है, तो निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों होते हैं, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया के मुख्य प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समाहारक तीनों ही हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ये हम ऑलरेडी थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है, यानी सही संयोजन मतलब क्रम से कौन सी चीज आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देशात्मक, फिर गैर निर्देशात्मक और फिर उदार। इन तीनों चीजों के बारे में जैसा कि मैं बोल रही थी, इनके साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, है ना। और स्टेप्स जो हैं वो आपको बेसिकली फर्स्ट वाले के पढ़ने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे निर्देशीय परामर्श या निर्देशन परामर्श जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, विलियमसन थे, है ना। और जो ये होता है सेकंड वाला गैर निर्देशात्मक, इसके थे कार्ल रोजर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बहुत अच्छे से, विलियमसन जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। विलियमसन ने क्या दिया था, निर्देशक परामर्श दिया था, या निर्देशन परामर्श दिया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा परामर्श जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है, तो जो निर्देशीय परामर्श है वो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, देखो मंदबुद्धि बच्चा है ना, वो अपने बारे में कुछ नहीं बहुत अच्छे से जानता है ना। जो व्यक्ति बहुत ठीक है, होशियार है, या बच्चा बहुत होशियार है, ठीक है, उसके लिए तो गैर निर्देशात्मक बढ़िया रहेगा। निर्देशात्मक में बेसिकली क्या होता है, जो काउंसलर होता है ना उसकी मुख्य भूमिका होती है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है सारी की सारी चीजें। क्यों कर रहा है, क्योंकि मंदबुद्धि है, इसको ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो जो भी डॉक्टर है वो ही डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जबकि अगर तो बच्चा बढ़िया है तो उसको अपने बारे में सारी चीजें पता भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा हो सकता है, गैर निर्देशात्मक, या जो तीसरा होता है उदार, जिसमें दोनों की सेम भूमिका होती है, वो सही रहेगा। पर मंदबुद्धि वाले केस में तो निर्देशात्मक या निर्देशीय परामर्श ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो डॉक्टर है वो बेटर जानता है, ठीक, इनसे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्देशात्मक परामर्श के जो सोपान है वो कौन कौन से हैं, या इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो सारे के सारे हैं, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, मैंने बोला था इसके स्टेप्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी सबके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक परामर्श जो है, इसके सोपान कौन कौन से हैं, तो इसके भी वार्तालाप, जांच पड़ताल और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे इसके सोपान हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा
करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है जो अनिर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रतिपादक जो हैं वो कौन थे, तो इसके कौन थे, कार्ल रोजर्स, मैं वहां पर ही बता रही थी, है ना। निर्देशात्मक के हैं विलियमसन, और नॉर निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक, या फिर हम बोल सकते हैं अनिर्देशात्मक या गैर निर्देशात्मक भी बोल सकते हैं, इसके कौन है, कार्ल रोजर्स है। ठीक, नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक परामर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है, किसको जाएगा, कार्ल रोजर्स को, क्योंकि इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। ऊपर वाला ऑप्शन ही यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो क्या होता है ना। तो जैसे कि मैं बता रही थी, जो निर्देशात्मक है वहां पर डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी परामर्शदाता जो है, जो काउंसलर है, वो डिसाइड करेगा क्या करना है नहीं करना है। पर जो ये होता है गैर निर्देशात्मक या अनिर्देशात्मक, इसका जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो कौन लेता है, परामर्श प्रार्थी लेता है, नहीं जो करने आया होता है, काउंसलिंग करवाने के लिए आया होता है, वो बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसे से मेरी प्रॉब्लम ठीक करनी है, मतलब उसका बहुत ज्यादा रोल होता है यहाँ पर, है ना। तो जो अनिर्देशात्मक परामर्श होता है वो क्या होता है, परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है गैर निर्देशात्मक परामर्श जो है वो मुख्य रूप से है, क्या है, मुख्य रूप से भावनात्मक रिलीज है। नेक्स्ट है परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया जो है वो कौन सी मानी जाती है, तो प्रभावशाली कौन सी होगी, समाहारक जो है वो होगी। समाहारक को ही हम क्या बोलते हैं, उदार परामर्श भी बोलते हैं, है ना। तो उदार परामर्श जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों की भूमिका होती है। जो परामर्शदाता होता है वो भी कुछ चीजें बताता है, जो परामर्श प्रार्थी होती है वो भी कुछ चीजें बताता है, दोनों का मिला जुला संगम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन कार्ल रोजर के गैर निर्देशात्मक परामर्श का तीसरा चरण है। तीसरा चरण कौन सा था, अंतर्दृष्टि का विकास, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है समन्वित परामर्श के प्रचारक जो हैं वो कौन है, तो कौन थे, थॉर्न थे, ये थर्ड वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, या इसको उदार परामर्श भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काउंसलिंग न तो निर्देश काउंसलिंग में ज्यादा सक्रिय है और ना ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी निष्क्रिय है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया जो होता है वो उदार ही होता है, हमने ऊपर पढ़ ही लिया। ठीक, नेक्स्ट है समाहारक परामर्श जो है, इसके सोपान कौन कौन से हैं, समाहारक जो है ना ये भी उदार ही है, तो यहाँ पे उदार भी आ सकता है, लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। एक एक चीज के दो दो तीन तीन शब्दों से बुलाते हैं ना हम। ठीक, तो पहला क्या है इसका, उपबोधक की आवश्यकता तथा व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन, बिल्कुल करेक्ट बात है। उपबोधक कौन होता है, परामर्शग्राही। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में भी हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उपबोधक किसको बोलते हैं, उपबोधक किसको बोलते हैं ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। सारी की सारी यहाँ पे ना शब्दों का खेल है बेसिकली। अगर आपको सारे शब्दों के मीनिंग पता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मतलब तो आपको पता ही है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रविधियों का चुनाव, यानी किन किन टेक्निक जो है वो यूज होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक, और प्रविधियों का प्रयोग यानी कि जो भी टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग कैसे करना है, सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए और कोई किसी को दिक्कत समस्या, राधे कृष्णा, राधे राधे। ठीक है जी, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8% हो या कितना भी हो, है ना। देखो जो सीटेट का पेपर देते हैं या जो इवन बीएड भी कर रहे होते हैं ना, ऐसे मानो 70% जो लोग होते हैं ना, वो आप भी पेपर देने जाते होगे, है ना। आपने भी देखा होगा जहाँ पे भी आप पेपर देने जाते होगे कि 70% बच्चे कैसे होते हैं वहाँ पे, है ना, जो अपना नाम भी ढंग से अच्छे से नहीं लिख पाते। अगर आप बढ़िया कॉलेज में पढ़ते हैं तो चलो आप बढ़िया बच्चों को ही देखते होंगे, है ना। लेकिन आप है ना 70%, तो ऐसे मानो जो भी सीटेट टीटेट का पेपर देने जा रहे हैं कि वो देने जा रहे हैं, उनको पता कुछ नहीं है ना। जो आपका कॉम्पिटिशन है वो तो 30% के साथ ही रहता है ना। अब अगर आप सोचो कि 8% रिजल्ट रह रहा है, यानी 100 में से 8 ही लोग पास हो पा रहे हैं, तो वो तो होंगे ही ना ऑब्वियसली, क्योंकि जा कैसे लोग रहे हैं सीटेट का पेपर देने, ये भी तो देखो। ठीक है, आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप तो आसानी से निकाल ही लोगे, उसमें कोई इतनी भी बड़ी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, रिजल्ट तो बहुत मतलब कम परसेंटेज पे जाता है, पर उसका रीजन है ना। अब ऐसे समझो यूपीएससी जो है उसका भी कितना कम रहता है रिजल्ट, है ना, उसका तो पॉइंट्स में रहता है कि
7 रहा है या 0.8 रहा है, इतने % रहा है केवल, तो वहां पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वहां पर क्योंकि अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे लोग जा रहे हैं लेकिन उसका लेवल वो है एग्जाम का, इसलिए कम लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, है ना। वहां पे बहुत अच्छे लोग जा रहे हैं लेकिन बहुत संख्या में जा रहे हैं। पर हम सीटेट के लिए ऐसा नहीं बोल सकते भाई, सीटेट में क्या है, यहाँ पर बहुत लोग जा रहे हैं पर उनमें से 70 से 75% लोग ऐसे हैं जिनको कि जो नहीं कर पाएंगे, है ना। बढ़िया लेवल आ रहा है पेपर का फिर भी नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई, ठीक है। अब जिनको पता ही नहीं है जीन पियाजे क्या है, जिनको पता ही नहीं है वाइगोत्स्की कौन है ना, जिनको कोई मतलब ही नहीं है इनसे, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो कैसे सीटेट का पेपर निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो आपका कंपटीशन तो 25 से 30% के साथ है, क्यों आप उन 70% वालों को अपनी कैटेगरी में गिन रहे हो। आपको तो पता है ना बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की कितनी अवस्था है आपको तो पता है ना, तो उनको क्यों गिन रहे हो फिर अपनी कैटेगरी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समाहारक परामर्श जो होता है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। समाहारक मतलब वही उदार परामर्श जो होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है इसमें सामान्यतः वस्तुनिष्ठ एवं समन्वयक विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंतर्गत कार्य कुशलता एवं उपचार प्रदान करने के विधियों का महत्व दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका प्रयोग करते समय अल्पव्यय के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, सारी की सारी चीजें सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए हैं, है ना। विलियमसन आगे वही जो हमारा पहला टाइप है परामर्श का, है ना, निर्देशन परामर्श। तो इन्होंने कितने चरण दिए थे, इन्होंने टोटल कितने चरण दिए थे, 6 चरण दिए थे। और जैसा मैं बोल रही थी इनके सारे के सारे स्टेप्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, एक भी स्टेप इनका भूलना नहीं है क्योंकि इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे स्टेप्स, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है वो कौन सा होता है। प्रारंभिक प्रकटीकरण जो है ये है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है, यानी टेक्निक कौन सी है सबसे बढ़िया, तो साक्षात्कार, क्योंकि परामर्श जो है वो करा ही साक्षात्कार द्वारा जाता है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक। नेक्स्ट है परामर्श की प्रविधियां कौन कौन सी, यानी टेक्निक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आत्मबोध निर्मित करना ये होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बढ़िया प्रविधि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि परामर्श की जो प्रविधि हैं यानी जो टेक्निक्स हैं वो हैं कौन कौन सी हैं। पहला है, अच्छा एक चीज डिस्कस करनी थी, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ना वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया टेक्निक तो यही ही होती है, आत्मबोध निर्मित करना, यानी जो भी पेशेंट आया है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर दो बढ़िया तरह से, है ना। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, पर मधुर संबंध स्थापित करना ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है परामर्श के लिए, है ना। हमने पढ़ी है कितनी बार। और व्याख्यात्मक विधि यानी जो भी इसको प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करो, है ना। तो यहाँ पर ये सभी जो है ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन अच्छे से नहीं देख पाती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की प्रविधि है कौन कौन सी है। मधुर संबंध स्थापित करना बिल्कुल करेक्ट बात है, आत्मबोध निर्मित करना ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है क्रिया हेतु कार्यक्रम नियोजन एवं सुधार, ये भी है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है परामर्श के यथार्थ चिंतन की प्रविधि जो है वो कौन कौन सी है, तो मनोविश्लेषण, व्यवहारात्मक और मानवतावादी तीनों है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए, है ना, आधा घंटा हो गया, चलिए ठीक है जी। चलिए जी, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मनोविश्लेषण प्रविधि जो होती है उसमें क्या करते हैं, मन का विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, इसीलिए तो मनोविश्लेषण बोल रहे हैं इसको, मन का विश्लेषण। आंतरिक चिंता एवं समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल आंतरिक चिंता और समस्या जो है उन्हीं को तो हम मन की चिंता बोल रहे हैं। नेक्स्ट है मानसिक विकारों का शमन किया जाता है, बिल्कुल मानसिक विकार मतलब जो भी हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनका शमन किया जाता है, यानी उनको दूर किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों एवं किशोरों के परामर्शन हेतु कौन सी प्रविधियां अथवा उपागम अधिक उपयुक्त होते हैं, यानी कौन सी चीज सबसे ज्यादा बढ़िया उपयुक्त होगी। पहला है संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है गेस्टाल्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। व्यवहारात्मक भी होता है पर ये अकेला दिया हुआ है यहाँ पे, उससे तो यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया होता ना तो भी करेक्ट होता, पर उपरोक्त में से ए और बी, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट बैठता है, पर यहाँ पे ज्यादा सही होता अगर उपरोक्त सभी दिया होता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रोजर्स एवं बेलेन ने संबंध स्थापना की तकनीकें बताई हैं। संबंध स्थापना का मतलब क्या है, जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप उससे कैसे अच्छे से बात करके उसको विश्वास दिलाएं कि वो बढ़िया जगह आया है ना, आप उसको ठीक कर दोगे, ये उसके अंदर विश्वास भरें और उसको कंफर्टेबल फील कराएं, है ना, यही होता है संबंध स्थापना। तो इन्होंने कितनी टेक्निक बताई हैं, 4 टेक्निक बताई हैं संबंध स्थापना की। कार्ल रोजर्स ने तकनीक बताई हैं, यानी कौन कौन सी 4 तकनीक है। देखो पहला तो है प्रश्न करना, यानी अच्छे से क्वेश्चन पूछो जो भी पेशेंट आया है, फिर अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर सहमति भी जताओ, है ना, ऐसे मत बोलो उस पेशेंट को, वो बोल रहा है मेरे को ये प्रॉब्लम है, इससे ये हो जाता है, तो आप एकदम से ऐसे मत बोलो, नहीं आप थोड़ी डॉक्टर हो, आप कैसे बोल रहे हो, मैं बताऊंगा ना क्या होता है क्या नहीं होता। जब भी वो कुछ भी बोल रहा है ना तो थोड़ी बड़ी बातों पे उससे सहमति भी जताओ, ताकि कि उसको फील हो कि हाँ डॉक्टर मेरे मन की बात समझ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है सलाह देना और सुझाव देना, यानी सारी की सारी 4 टेक्निक हैं, यही चारों के चारों टेक्निक हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब जो हमारे पहले टाइप के थे परामर्श के टाइप वो होते हैं फिनिश, अब जो दूसरे टाइप के हमने पढ़े थे, ठीक है, वो यहाँ पे होते हैं स्टार्ट। तो परामर्श के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो नैदानिक है सबसे पहला परामर्श। नैदानिक का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल, इसके 2 टाइप थे, है ना, क्लिनिकल जो है इसके 2 टाइप थे, 2 नहीं 3 टाइप थे, एक था प्रिवेंटिव, एक था ट्रीटमेंट वाला कि कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका, है ना, और एक और था तीसरा। ठीक है, तो नैदानिक परामर्श तो ये तो होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मनोवैज्ञानिक भी होता है और छात्र भी होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समूह परामर्श जो होता है इसका क्या उद्देश्य होता है, समूह मतलब अगर 2-4 लोगों को साथ में बिठा के दे रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, संवेगों का प्रकरण और आत्मविश्वास का विकास, सारे के सारे सही ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, किस चीज में किया जाता है, शैक्षिक समस्या में, बिल्कुल करेक्ट बात है। उसके लिए कौन होता है, उसके लिए होता है शिक्षा परामर्श, है ना, एजुकेशन काउंसलिंग। नेक्स्ट है व्यवसायिक समस्या में, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसको हम बोलते हैं वोकेशनल काउंसलिंग। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्या में, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है, एक व्यक्ति की अगर कर रहे हैं, यानी सारी की सारी चीजें सही हैं, जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो परामर्श के प्रकार कौन कौन से हैं, नैदानिक, छात्र और मनोवैज्ञानिक परामर्श, तीनों के तीनों हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, परामर्श का प्रकार कौन कौन से हैं, कि मनोवैज्ञानिक परामर्श है या फिर नैदानिक परामर्श है, या ए और बी दोनों है, और यहाँ पर दिया है ये सभी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है परामर्श का क्षेत्र है, यानी परामर्श के क्षेत्र कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सारे के सारे टाइप और क्षेत्र हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, छात्र परामर्श किसकी समस्याओं से संबंधित होता है। अब जो छात्र परामर्श है ना, छात्रों का परामर्श कर रहे हैं, छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो छात्रों से रिलेटेड समस्या होगी ना, तभी तो छात्रों का कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे, उनकी रुचियों का, बिल्कुल करेक्ट बात है, उनकी आवश्यकताओं का और उनकी योग्यताओं का, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विद्यालयी परामर्शदाता जो है वो क्या करता है, यानी विद्यालय में भी कभी कभी रख लेते हैं काउंसलर, तो जो विद्यालय का परामर्शदाता होता है वो क्या करता है, छात्रों को एकेडमिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, करेक्ट है। सामाजिक व्यक्तिगत विकास करता है, बिल्कुल करेक्ट है। वृत्तिक विकास करता है, बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है एक छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को चाहिए, यानी जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, अधिकांश शिक्षण करने की योजना बनाएं, उसे जानकारी देने से बचें, तो बिल्कुल करेक्ट है ना, जानकारी तो देनी चाहिए। नेक्स्ट है शिष्य के साथ संबंध स्थापित करें, ये करेक्ट है बिल्कुल, और कई महंगी तकनीकें स्थापित करें, है ना, तो महंगी से कुछ नहीं होता। पहला है अधिकांश शिक्षण करने की योजनाएं बनाएं, है ना, एक छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को चाहिए। ठीक है, देखो शिष्य के साथ संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करना बढ़िया बात है, अच्छी बात है, और ये होना चाहिए परामर्श में, हमने पढ़ा भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ संबंध स्थापित कर रहे हो, बढ़िया है ना, जैसे बच्चे चाह रहे हैं कि आप पढ़ाओ ना उन्हें और सिर्फ बातें करते रहो, और आप वही कर रहे हो संबंध स्थापित करने के लिए, है ना, तो सिर्फ संबंध स्थापना से काम नहीं चलेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, शिक्षण करने की योजना बनाए, यानी कैसे कैसे बच्चों को सिखाना है
है ना, उसकी योजना बनाए, उसकी प्लानिंग करे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। संबंध बनाना जो है वो है इससे रिलेटेड, कि अगर वो तकनीकें बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो तकनीकें बनाए, प्लानिंग करे, और फिर अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उनको कैसे पढ़ाने में लेकर के आए, तो उसके लिए ये आ जाएगा कि संबंध भी स्थापित करने चाहिए। पर सिर्फ संबंध स्थापित करना ये कोई वो नहीं है, मतलब मेन काम ये नहीं है ना, मेन काम तो शिक्षण की योजनाएं बनाना ही है, यानी बच्चों को कैसे अच्छे से सिखाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, परामर्श सेवा के प्रभावी होने के लिए विद्यालय प्रशासक को चाहिए, विद्यालय प्रशासकों को क्या चाहिए, मार्गदर्शन कार्यालय की सुविधाओं की जांच करे या एक सक्षम परामर्शदाता को किराए पर ले, ये तो गलत बात है ना। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन की प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों से खुद को परिचित करे, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सभी मार्गदर्शन गतिविधियों में भाग ले, ठीक है, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदाता द्वारा पूछे गए प्रश्न बालक के विकास में किस प्रकार सहायता देते हैं, किस प्रकार सहायक होंगे, सहायता देंगे, छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करना, यानी कि देखो एक बार आप कर सकते हो मदद, 2 बार कर सकते हो, बच्चा आपके साथ हर समय तो रहने वाला है नहीं, तो उसको खुद अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है, कैसे अपनी खुद की समस्याओं को दूर करना है, ये सिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों के जीवन के अन्य हिस्सों की भी पूछताछ करनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि विद्यालय में आया है बच्चा तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही उससे बातें पूछी जाएं, अगर उसको कोई वैसी भी समस्या है तो उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए अच्छे से और समस्या का समाधान करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब परामर्शदाता विषयी को सुन रहा होता है तो वह कौन से परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा होता है। जब परामर्शदाता है ना, यानी जो काउंसलर है वो सुन रहा है, ये क्या कर रहा है, सुन रहा है, यहाँ पे बोल कौन रहा है, तो बोल कौन रहा है, विषयी बोल रहा है, यानी कौन बोल रहा है, परामर्श ग्राही बोल रहा है, परामर्श ग्राही बोल रहा है, जो पेशेंट आया है वो बोल रहा है। और जब पेशेंट बोल रहा है और जो काउंसलर है वो सिर्फ सुन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनिर्देशीय। ठीक, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत परामर्श जो होता है उसका क्षेत्र होता है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, किशोर अवस्था के परिवर्तन में होने वाली चिंताएं, बिल्कुल करेक्ट बात है, इनके लिए भी जा सकते हैं परामर्श लेने के लिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण चिंता एवं क्रोध, इसके लिए भी जा सकते हैं, और पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता, इसके लिए भी जा सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज, अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे, जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं। ठीक है, बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा। ठीक है, और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के। ठीक है, बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज। ठीक है, ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के
के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समूह परामर्श का उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। नेक्स्ट है संवेगों का प्रकरण यानी कि केस ऑफ इमोशंस, है ना। उसमें भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इमोशंस जो हैं वो व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं, उसके ब्रेन पर हावी हो जाते हैं, तभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है परामर्श की। और नेक्स्ट है आत्मविश्वास का विकास यानी कि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस जो है उसको मतलब आए भर भर के बाहर, है ना, उसके लिए भी परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है समूह परामर्श के मूलभूत आधार कितने हैं? 5 आधार हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसने करी थी? किसने दिया था ये? तो ये दिया था व्हाइट ने, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परामर्श में परामर्शदाता की भूमिका किस प्रकार की होती है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक परामर्श में जो परामर्शदाता होता है वो उसकी भूमिका क्या होती है ना। तो परामर्शदाता क्या होता है, जैसे मैं बात करी थी डॉक्टर की तरह होता है ये, है ना, साइकियाट्रिक डॉक्टर भी बोलते हैं इनको मनोवैज्ञानिक परामर्श में। ठीक है, तो जो कैसी हो जाएगी भूमिका? एक चिकित्सक की यानी कि एक डॉक्टर की भूमिका हो जाएगी। ठीक है, जैसे मनोवैज्ञानिक परामर्श की अगर बात करें, ये किस तरीके का परामर्श होता है? जब व्यक्ति जो है उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना, जैसे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है ना, या फिर उसको बहुत क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, है ना। तो वो केसेस जो होते हैं वही ही होते हैं व्यवहार में परिवर्तन आना, और व्यवहार में परिवर्तन आ गए हैं उसी को ही हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो उसको जो ठीक करेगा उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक चिकित्सक जो है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर्बिसिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये। तो आर्बिसिल के अनुसार परामर्श के दौरान आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखो सारी समस्याओं के बारे में पढ़ा था हमने, विधेयात्मक भी, प्रतिमा निर्माण भी और उपबोध्य से संबंधित भी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्बिसिल के अनुसार परामर्श के दौरान आने वाली समस्या जो है वो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रतिमा ये रही, प्रतिमा, विधेयात्मक ये रहा और उपबोध्य से संबंध ये रहा। जो हमारी फोर्थ है डी ऑप्शन वो हो जाएगा करेक्ट, संचार जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। क्यों लग रहा है मुझे ऐसे? क्योंकि ये सामरस वामरस हम कल करवा रहे थे शायद, सामरस वाले क्वेश्चंस जो थे। करवा चुके हैं क्या? ये हो सकता है रिपीट हो गए हों क्वेश्चन, क्योंकि ये सामरस वाले क्वेश्चन हम करवा रहे थे कल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामरस की स्थिति को उपबोध्य एवं उपबोधक के मध्य आदर्श संबंध कहा जाता है। यह एक ऐसा संबंध है जो सहज, आरामदेह और स्वतंत्र होता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। किसने बोला है? ये आर्बिसिल ने ही बोला है। ठीक है, ये जो है हमारे उपबोध और उपबोधक जो है, ये दोनों का मीनिंग आपको पता होगा, परामर्शदाता और परामर्शग्राही, है ना। दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, वरना तो आपको पता ही नहीं होगा उपबोधक या उपबोध्य क्या है, तो आप वहीं पे ही खो जाओगे फिर, है ना। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। उपबोधक का मतलब होता है काउंसलर या फिर परामर्शदाता, और उपबोध्य का मतलब होता है काउंसली या फिर परामर्शग्राही। ठीक, नेक्स्ट है किसने सामरस की स्थिति को उपबोध्य एवं उपबोधक के मध्य आदर्श संबंध बोला है? तो किसने बोला है? आर्बिसिल नहीं बोला है। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक परामर्श में परामर्शदाता तथा सेवार्थी, सेवार्थी किसको बोल रहे हैं? परामर्शग्राही को बोल रहे हैं, है ना। तो सेवार्थी और परामर्शदाता के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? व्यक्तिगत संबंध होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। दोनों के दोनों आमने सामने बैठ करके बातें कर रहे होते हैं व्यक्तिगत रूप में, ठीक, और आमने सामने का होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। क्योंकि जो परामर्श होता है, जैसे हम बात कर रहे थे, ये बेसिकली क्या होता है? इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो परामर्शदाता ले रहा होता है
परामर्शग्राही का। ठीक, नेक्स्ट है जो नैदानिक परामर्श होता है उसमें विहित है, यानी जो क्लिनिकल काउंसलिंग होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सारी की सारी चीजें आती हैं, प्रतिरोधन भी, उपचार भी और निदान भी। ठीक है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको हम प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख रहा है ना, इसको हम प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं। और ये जहाँ पे हम बात कर रहे थे इसकी, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि क्या होता है प्रिवेंशन, क्या होता है डायग्नोसिस। सबसे पहले डायग्नोसिस, उसके बाद प्रिवेंशन, उसके बाद ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रिवेंशन बीमारी होने से पहले ही, मतलब बीमारी हुई नहीं है पहले से ही उसकी दवाई ले लो, ताकि अगर आगे जाके वो बीमारी हो तो आगे बढ़ ही ना पाए, है ना। ट्रीटमेंट, बीमारी हो गई है उसके बाद में हम, जैसे फीवर आ गया है उसके बाद पैरासीटामोल ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, है ना। बीमारी होने से पहले, जैसे कि जितने भी टीके लगते हैं ना वो प्रिवेंशन के अंडर ही आते हैं। जैसे बीमारी नहीं होती ना हमें, उससे पहले ही टीके लगवा लेते हैं, कुत्ते के काटने का टीका हो गया, है ना, या जो बहुत पोलियो का टीका जो है वो हो गया, है ना, हुआ नहीं है पोलियो, उससे पहले ही हमने दवा ले ली है। ठीक, उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। और डायग्नोसिस बोलते हैं पता लगाने के लिए कि बीमारी है क्या। ठीक है, जैसे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी कभी वो ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है, तो क्यों बोलता है ब्लड टेस्ट करने के लिए, ताकि वो डायग्नोस कर सके कि आपको फीवर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, डेंगू है, मलेरिया है, नॉर्मल फीवर है या वायरल है, जो भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्यवहारात्मक परामर्श उस समय देते हैं जब, व्यवहारात्मक परामर्श कब देंगे, जब सेवार्थी को व्यवहारगत समस्या हो, है ना। व्यवहारात्मक तभी तो देंगे जब उसको व्यवहार से रिलेटेड कोई भी समस्या है। नेक्स्ट है मानवतावादी परामर्श के माध्यम से सेवार्थी में क्या करते हैं, मानवीय गुणों का विकास करा जाता है, यानी कि बेसिकली उसके चरित्र का विकास करा जाता है और उसका सामाजिक विकास करा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषण परामर्श में समाप्त किया जाता है, क्या समाप्त किया जाता है मनोविश्लेषण परामर्श में, यानी कि साइको एनालिसिस जो काउंसलिंग है उसमें किस चीज को समाप्त किया जाता है, व्यक्ति के आंतरिक विकारों को। बिल्कुल करेक्ट बात है ना, क्योंकि मनोविश्लेषण या फिर साइको एनालिसिस का मतलब क्या है, हमारे बाहर से हम एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं लेकिन अंदर से स्वस्थ नहीं है ना। जैसे अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि हम सामने से हमें कोई बीमारी है ना, हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ घाव हो रहा है या यहाँ पे कट रहा है, सामने से हमें कोई बीमारी नहीं है, ना हमें बुखार आ रहा है, ना हमारा सर दर्द कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये हमारे मन का विकार है। ठीक, तो डिप्रेशन जैसे हो गया उसको हम आंतरिक विकार ही बोलते हैं। तो मनोविश्लेषण परामर्श जो है वो आंतरिक विकारों को ही दूर करने के लिए, चाहे एंजाइटी हो गया, घबराहट जो होने लगती है हर चीज को लेकर के, है ना, चाहे कुंठा बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, चाहे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, ये सारे के सारे कैसे हैं, आंतरिक विकार है। ठीक, नेक्स्ट है परामर्श का विशिष्ट क्षेत्र जो है वो कौन सा है, जीविका परामर्श। जीविका परामर्श का मतलब क्या हो गया, जैसे आप परामर्श लेना चाहते हो व्यावसायिक, जीविका परामर्श को हम और क्या बोल सकते हैं, व्यावसायिक परामर्श या फिर वोकेशनल काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि आगे अभी हमने पढ़ लिया है अच्छे से, पर आगे हम जॉब करना चाह रहे हैं तो कहाँ पर जॉब करना बढ़िया रहेगा, कहाँ कहाँ पर हम जॉब ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वैवाहिक परामर्श, यानी अगर आप विवाह करना चाहते हैं उससे रिलेटेड परामर्श लेना चाहते हैं, कैसी लड़की मेरे लिए बढ़िया रहेगी, क्या रहेगा। व्यक्तिगत परामर्श, यानी व्यक्तिगत अगर कोई भी समस्या है उससे रिलेटेड अगर आप परामर्श लेना चाहते हो, सारे के सारे टाइप हैं परामर्श के, तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है जीविका परामर्श का संबंध होता है। देखो जीविका परामर्श जो हम अभी बात कर रहे थे किससे रिलेटेड होगा, जीविका परामर्श रिलेटेड होगा वोकेशनल या फिर व्यवसाय। ठीक, तो किससे रिलेटेड होगा, ये व्यवसायिक चयन से, यानी कि हमें कौन सा व्यवसाय, और व्यवसाय यहाँ पे ऐसा नहीं है बिजनेस कौन सा चूज करना चाहिए, व्यवसाय का मीनिंग यहाँ पे बिजनेस से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किससे है, प्रोफेशन से है, हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, डॉक्टर प्रोफेशन चूज करना चाहिए, इंजीनियर प्रोफेशन चूज करना चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, व्यवसाय से वो मतलब है। ठीक है, बिजनेस मतलब नहीं है व्यवसाय से, यहाँ पे बिजनेस भी एक टाइप हो जाएगा व्यवसाय का। ठीक है, कि बिजनेस भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, पर यहाँ पे व्यवसाय का मतलब है प्रोफेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वैवाहिक परामर्श होता है उसकी आवश्यकता बढ़ी है, क्यों बढ़ी है वैवाहिक परामर्श की। ठीक है, नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण और पाश्चात्यकरण के कारण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन के कारण, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा जो बाहर के देश हैं उनका कल्चर हमारी कंट्री में आ रहा है, उसके कारण भी ये सारे के सारे कारण हैं वैवाहिक परामर्श के, है ना। वरना पहले क्या होता था, पहले अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें, पहले क्या होता था, घर के बड़े जाते थे, लड़की देख के आ जाते थे, है ना, लड़के को पता तक नहीं होता था किस गाँव की लड़की है, कैसी है देखने में, उसको पता भी नहीं होता था। ठीक है, पर ये वाली सारी की सारी चीजें आई हैं, नगरीकरण हुआ है या औद्योगिकरण हुआ है या पाश्चात्यकरण हुआ है, इन सबके कारण
क्या हुआ है, अभी लड़का भाई लड़की को देखने जाएगा ही और उसके बाद में उसे 2-4 मीटिंग्स भी करेगा। इवन लड़की भी, सिर्फ लड़कों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लड़की भी, और ये अच्छी बात भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है वैवाहिक परामर्श की? परिवार के आर्थिक समायोजन के लिए नहीं, ठीक है। इसके लिए वैवाहिक परामर्श की क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। पति पत्नी के समायोजन के लिए ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि पति और पत्नी जो है उनमें समायोजन बैठे, यानी कि शादी के बाद लड़ाइयाँ ना हो बेसिकली, है ना, प्यार से रहें पति और पत्नी, इसके लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रम का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है। शैक्षिक निर्देशन है ना, जैसे अगर कोई शैक्षिक निर्देशन लेने जा रहा है किसी भी एजुकेशनल काउंसलर के पास में, तो जो ये बेसिकली क्या करेगा, जो उचित कार्यक्रम है, यानी बेसिकली उसको किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी चाहिए आगे, ठीक है, और उसमें कैसे वो प्रगति कर सकता है, इसके बारे में होता है। ये कथन किसका है, तो ये स्टेंगर ने बोला था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा के कितने प्रारूप माने जाते हैं, तो 3 प्रारूप माने जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है। व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल निर्देशन जो होता है उसका महत्व कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी औद्योगिक क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में, या पारिवारिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। देखो व्यावसायिक निर्देशन जो है ना, ये बेसिकली है क्या, ये जैसे मैं बात कर रही थी, इसका मतलब बिजनेस से नहीं है, है ना। इसका मतलब किससे है? इसका मतलब बिजनेस से नहीं है। इसका मतलब किससे है? प्रोफेशन से, यानी इसका जो मीनिंग है वो प्रोफेशन है, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब और भी कई चीज हो सकती है, टीचर हो सकता है ना, फौज में जाना हो सकता है, यानी जो भी जॉब है बेसिकली वो सब की सब आ जाएंगी प्रोफेशन के अंदर या व्यावसायिक निर्देशन के अंदर, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये चीज नहीं पता होती कि व्यावसायिक का मतलब यहाँ पे क्या बैठ रहा है ना, तो आप क्या लगा के आ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है औद्योगिक क्षेत्र में, यानी इंडस्ट्री में, है ना। जो भी अगर हम बिजनेस की बात करें, जैसे यहाँ पर ये बिजनेस था, तो बिजनेस की बात करेंगे तो इसी बिजनेस की अगर हम बात करते तो औद्योगिक क्षेत्र ही करेक्ट हो जाता ना। पर जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पे व्यवसाय का मतलब क्या है, वोकेशनल, यानी कि हमारा प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन का महत्व किसमें हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो भी हम प्रोफेशन चूज करेंगे, जैसे समझ लो अगर हम डॉक्टरी प्रोफेशन चूज करना चाह रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। 12th में हमारे पास में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होनी चाहिए, तभी तो हम आगे डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तभी तो हम जो एग्जाम होता है MBBS के लिए वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नीट का एग्जाम दे सकते हैं तभी। अगर तो हमने आर्ट साइड लिया है 12th में, हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक उपबोधन उन प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जो सेवार्थी द्वारा किसी व्यवसाय के चयन तथा उसकी तैयारी की समस्याओं पर केंद्रित होती है। किसने बोला है? ये इंग्लिश और इंग्लिश ने बोला है। ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगामी सेवा जो है उसका संबंध होता है किससे होता है? अनुगामी सेवा का मतलब क्या होता है? फॉलो अप सर्विसेज, ठीक है। यानी एक बार आप आ गए हैं और दोबारा अगर आपको परामर्शदाता बुला रहा है, काउंसलर बुला रहा है दोबारा, तो उसका संबंध किससे होता है? भावी कार्यों से, यानी कि फ्यूचर में बेसिकली क्या करना है उससे मतलब होता है ना। फॉलोअप कब करवाया जाएगा? जैसे बोलते हैं ना, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नेक्स्ट विजिट आपकी 15 दिन बाद होगी, ठीक है। तब तक जो मैंने मेडिसिन दी है इनको खाओ, इनको पियो, उसके बाद 15 दिन बाद आके फिर से मिलो। तो उसको जो 15 दिन बाद आने के लिए बोल रहा है उसको ही तो फॉलोअप सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो फॉलोअप सर्विस का काम क्या होगा? भावी कार्यों, यानी डॉक्टर जो है 15 दिन बाद बुला रहा है ताकि वो देखेगा कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है, क्या क्या फायदा नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आगे की दवाई देगा, ठीक। नेक्स्ट है, अनुगामी सेवा जो होती है वो उनका मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? जैसे मैं अभी बोल रही थी, प्रभावशीलता का आकलन, यानी कि जो डॉक्टर है बेसिकली उसने 15 दिन बाद आने के लिए बोला है। क्यों बोला है? ताकि उसने जो भी 15 दिन पहले आपको मेडिसिन वगैरह दी हैं, आपको बातें बताई हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो उनका आकलन किया जाएगा, है ना, कि इनमें से कौन कौन सी चीज कारगर बैठ रही है, कौन कौन सी चीज कारगर नहीं बैठ रही है, हमें कितने चेंजेस करने जरूरी हैं, ठीक है। तो यानी प्रभावशीलता का आकलन करा जाएगा कि कितनी प्रभावी बैठ रही हैं जो हमने 15 दिन में चीजें करवाई हैं वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अनुगामी सेवा जो है इनकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है अनुगामी सेवा की? पहला है, इन सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना।
सेवाओं का मूल्यांकन ही तो किया जाता है। 15 दिन में क्या क्या करने को दिया था हमने, वो करने से क्या क्या फायदा मिल रहा है, क्या क्या नुकसान मिल रहा है, वही सब तो देखा जाएगा। नेक्स्ट है स्थानापत्र की कार्यकुशलता का निरीक्षण होता है, बिल्कुल होता है। सेवार्थी को रोजगार से कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, इसका पता लगाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्थानापत्र सेवा जो होती है उसका मेन काम क्या होता है, यानी कि जो ऑफिशिएटिंग सर्विस होती हैं उनका सबसे पहला काम क्या होता है। तो स्थानापत्र सेवा हम बेसिकली किसको बोलते हैं, रोजगार दिलवाने को बोलते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रोजगार दिलवाने वाली सेवा है उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बात हम कर रहे थे, रोजगार दिलवाने वाली सेवा को क्या बोलते हैं, स्थानापत्र सेवा बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है लक्षण उन्मूलन परामर्श के लक्ष्यों को किस श्रेणी में आता है, किस में आता है, प्रक्रिया लक्ष्य में आता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का अनुमान लगाना करेक्ट है, पर्याप्त डेटा का अभाव ये भी करेक्ट है, यानी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से एक परामर्श मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है, उसे चिन्हित कीजिए। ठीक है, परामर्श मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, हमें ढूंढना है कि जो नहीं है ना। परामर्श सेवा प्रणाली का प्रभावशालीपन ये तो होता है उद्देश्य। नेक्स्ट है परामर्श शुल्क का निर्धारण नहीं, ये नहीं होता है ना। नेक्स्ट है व्यक्ति की अपनी सहायता कर पाने में क्षमता में वृद्धि का मूल्यांकन की वो कितना, जैसे अपनी सहायता करना बेसिकली अपने जो भी उसकी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए वो कितना सक्षम बन गया है ना, उसका पता लगाना। लाभ की प्रकृति का मूल्यांकन, यानी हमने जो जो चीजें बताई हैं उनसे व्यक्ति को कितना लाभ मिल रहा है, इसका भी मूल्यांकन करा जाता है। यानी यहाँ पर ये यही पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, बी ऑप्शन वाला उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि कौन सी है। व्यक्ति अध्ययन विधि जो है ये है सबसे ज्यादा सरल विधि। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एनजीओ। ठीक है, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं यानी प्राइवेट संगठन होते हैं जो कि अभावग्रस्त बालक यानी किसी भी रूप से वंचित बच्चे हैं उनके लिए जो योजनाएं बनाते हैं, है ना, एनजीओज बोलते हैं इनको। हर किसी के लिए होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं, महिलाओं के लिए भी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडलीय मनोविज्ञान शाला कितने वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को बाल निर्देशन प्रदान करती है, 10 साल से छोटे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलाहाबाद के अंदर है। सबसे पहले भी बनी थी, अगर हम पूरे के पूरे इंडिया की भी बात करें ना तो भी सबसे पहले यही वाली ही बनी थी जो यूपी में इलाहाबाद के अंदर है ना। सबसे पहले यही ही मनोविज्ञान शाला बनी हुई है हमारे इंडिया के अंदर, इसीलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं। ठीक है, अगर हम मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की बात करें तो कितने हैं, टोटल 10 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण के प्रकार कितने हैं। तो निरीक्षण होता है टोटल 3 प्रकार का, सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम डाइट भी बोलते हैं, है ना, DIET भी बोलते हैं इसको, डाइट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी डाइट। ठीक है, किससे संबंधित होता है, ये बेसिक शिक्षा से संबंधित होता है। नेक्स्ट है छात्रों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, मेन 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह कार्य उपागम की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, समूह कार्य उपागम की। ठीक है, यानी ग्रुप वर्क अप्रोच जो है उनकी टेक्निक कौन कौन सी हैं, प्रशिक्षण समूह प्रविधि, मनो अभिनय और प्रत्यक्ष अंतःक्रिया समूह तकनीक, सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रतिमान समूह परामर्श से संबंधित नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। ये भी संबंधित है समूह परामर्श प्रतिमान या समूह प्रतिक्रिया प्रतिमान या समूह निर्देशन प्रतिमान, ये सारे के सारे हैं। शैक्षिक परामर्श प्रतिमान जो है वो समूह परामर्श से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे आप देख ही लोगे यहाँ पे इजी कितना है, यहाँ पे हर चीज में समूह समूह लगी है ना, तो ये तो होगा ही समूह से रिलेटेड। कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे शैक्षिक लगा हुआ है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, रोजेनबिंग। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MMPI। ठीक है,
MMPI यानी कि ये, ठीक है, MMPI जो है उसका मापन यंत्र है, यानी कि कौन सा मापन यंत्र है, ये स्मृति को नापता है, यानी कि आपको कितनी चीजें याद रह पाती हैं उसको नापता है ये, ठीक है। और याद कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे M का मतलब मेमोरी ही होगा ना, मेमोरी है ना, M का मतलब होगा मेजरिंग, मेमोरी मेजरिंग, ठीक है। I का मतलब होगा इंस्ट्रूमेंट, P का मतलब और होगा कुछ, ठीक है, मेमोरी मेजरिंग इंस्टीट्यूट, इतना तो है ही, P का मतलब और होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डंसमूर और मिलर ने छात्रों के लिए कितने परामर्श के उद्देश्य बताए हैं, तो इन्होंने टोटल 8 बताए हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, आगरा में है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे भी आप देख ही लोगे यहाँ पे मंडल आगरा ही है चारों के चारों ऑप्शन में, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है आगरा में ही होगा मंडलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय और समाज जो है उसके लेखक कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। विद्यालय और समाज के लेखक कौन है, ड्यूवी, इन्होंने ही बोला है कि विद्यालय जो होता है वो समाज का लघु रूप होता है ना, और उन्हीं की ये बुक है, फर्स्ट सेमेस्टर से बढ़ते आ रहे हो ये। नेक्स्ट है विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार क्या होता है, क्या होता है, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, कार्य निर्धारण और संगठन, सारी चीजें होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीजीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है RCI यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद या फिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो संवैधानिक निकाय कब बना था, तो ये 1993 में बना था, इतना तो जरूर याद कर लेना, है ना, ईयर याद करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है। विशिष्ट शिक्षक कौन होगा, जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाएगा, स्पेशल बच्चों को पढ़ाएगा। और स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो कौन होते हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग जितने भी बच्चे हैं सारे स्पेशल बच्चे होते हैं, है ना, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे मानसिक रूप से अक्षम हो, चाहे संवेगात्मक रूप से अक्षम हो, चाहे सामाजिक रूप से अक्षम हो, कोई भी जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वो सारे के सारे बच्चे विशिष्ट बच्चे होते हैं ना। और जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ा रहा है वो विशिष्ट टीचर, ठीक है। तो कौन सी चीज होनी चाहिए, यानी कौन सा कौशल होना चाहिए विशिष्ट टीचर के अंदर, तो संज्ञानात्मक दक्षता होनी ही चाहिए, यानी ब्रेन जो है, जो उसका कॉग्निशन है वो अच्छे से काम करे। भावनात्मक दक्षता होनी चाहिए, यानी इमोशंस भी होनी चाहिए उसके अंदर, इमोशन लेस नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना हार्टलेस, तो हार्टलेस नहीं होना चाहिए, मतलब इमोशंस होने चाहिए बच्चों के लिए, ठीक। नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक दक्षता होनी चाहिए, यानी कि साइकोमोटर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बालक अध्यापक से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं बालक अध्यापक से। वैसे तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से ही सीखते हैं, है ना, तो हम सी ऑप्शन पे ज्यादा जाएंगे। पर अगर मेन जो होता है ना वो ऐसे होता है, विद्यालय में जितना भी बच्चा सीखता है ना उसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप इस पे भी दोनों पे जा सकते हैं, ठीक है ना, ए ही कर लो, चलो करेक्ट, ठीक है। वैसे अगर इसका देखा जाए ना तो इसका दोनों रूप से ये भी हो सकता है, क्योंकि जो टीचर है ना उससे बच्चे पढ़ना, जब वो पढ़ा रहा है तब तो औपचारिक रूप से सीख रहे हैं, पर जब टीचर आसपास घूम रहा है ना, वो जब किसी से बात कर रहा है तो इन सब चीज़ों को तो बच्चे अनौपचारिक रूप से ही सीख रहे हैं ना, है ना, पर अब यहाँ पे औपचारिक रूप से ही जाएंगे हम। नेक्स्ट है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जो करता है वो कौन करता है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है, ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं, निर्देशन के कार्य में, निर्देशन समिति बनाने में, निर्देशन प्रदाता बनाने में, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श जो है वो परस्पर क्या है, परस्पर निर्देशन और परामर्श में गहन संबंध है, ठीक है। क्यों है गहन संबंध, देखो निर्देशन और परामर्श जो है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी सामने वाला एक व्यक्ति है उसको कोई भी समस्या है और एक दूसरा व्यक्ति उसकी समस्या सुलझा रहा है, दोनों केस में यही होता है। निर्देशन और परामर्श में बस अंतर क्या होता है, निर्देशन कोई भी दे देगा, अपने साथ का दोस्त भी दे सकता है, अपने मम्मी पापा भी दे सकते हैं, अपने भाई बहन भी दे सकते हैं, टीचर भी दे सकता है, रिश्तेदार भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है निर्देशन। जबकि परामर्श जो भी देगा उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसमें, मनोविज्ञान में, या तो MA या तो PhD होना चाहिए, तब वो परामर्श देगा। इसीलिए जो परामर्श है उसको हम क्या बोलते हैं कि एक प्रोफेशन
है ना, उसको कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है। ये अंतर होता है, पर दोनों ही केसेस में हो क्या रहा है कि सामने वाले व्यक्ति की समस्या सुलझाई जा रही है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं दोनों में गहन संबंध होता है, क्योंकि जो परामर्श होता है वो निर्देशन का ही एक सब टाइप होता है ना, अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? वही जिसमें सारे के सारे बच्चे, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब बहुत बढ़िया है, चाहे वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम है, कैसा भी बच्चा है, सारे के सारे बच्चों को लेकर के एक साथ में पढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें सेवाएं जो है वो कौन कौन सी हो जाएंगी? आत्मसूची सेवा भी हो जाएगी, व्यावसायिक तैयारी भी हो जाएगी और नियुक्ति सेवा भी हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन के साथ आवश्यक है। निर्देशन के साथ क्या आवश्यक है? मार्गदर्शन आवश्यक है, और मार्गदर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? गाइडेंस बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। कौन करता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट है विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने के लिए प्रमुख रूप में सहायक है ना, यानी प्रिवेंट करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन इन स्कूल। कौन सहायक है यहाँ पर? तो कौन होगा सहायक? निर्देशन और परामर्श। ठीक है, बाल अवरोध का मतलब क्या है? बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है ना, चाहे वो कोई भी वजह हो सकती है, या तो उसके माँ बाप गरीब हैं, है ना, और उनको भी बच्चे को थोड़ा बहुत कमाने के लिए भेजना पड़ रहा है, इसीलिए वो स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या बच्चा जो है वो स्वयं नहीं आना चाह रहा है ना, उसका मन नहीं है स्कूल आने का, कोई भी कारण हो सकता है। सारे के सारे कारण जो हैं उनसे निपटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि उसका निर्देशन और परामर्श करवाओ बच्चे का। ठीक है, और हो सके उसके माँ बाप का भी, है ना, कि बच्चे को पढ़ने दो, जो कमाना है आप ही कमा लो, अभी इसको पढ़ने दो अच्छे से, है ना। तो निर्देशन और परामर्श जो है उनसे जो बाल अवरोध है या जो चाइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। ठीक है, दोनों के द्वारा ही यही बताया जाता है। बेसिकली जो भी समस्या है उसको सुलझाया जाता है, हाँ? कि उस समस्या का समाधान के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है निर्देशन और परामर्श दृष्टिकोण में आवश्यक है। क्या आवश्यक है यहाँ पर? शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, ये भी आवश्यक है, एजुकेशन भी। सामाजिक यानी कि सोशल जो है, समाज जो है वो भी आवश्यक है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। सारे के सारे दृष्टिकोण आवश्यक है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन परामर्श की आवश्यकता कब पड़ेगी? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक को, इसको भी पड़ेगी, है ना, जिसके सोच लो मार्क्स वार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको हम निर्देशन या परामर्श देके उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से पढ़ेगा और उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सामान्य बच्चों को भी जरूरत है, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है हालांकि, लेकिन अगर और कॉन्फिडेंस देना है ना, और उसको अच्छे से प्रगति के पथ पर ले जाना है, तो सामान्य बच्चे को भी और उपहारी बच्चे को भी, यानी जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, सबको जरूरत है निर्देशन परामर्श की, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता नहीं करता है। छात्रों की किस चीज में सहायता नहीं करता है? अपनी, अच्छा ये निर्देशन परामर्श छात्रों की सहायता नहीं करता है अपनी मूल योग्यताओं की वृद्धि करने में, या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरे होने के बाद नौकरी पाने में, या सही पाठ्यक्रम का चयन करने में। देखो यहाँ पे है ना, ये नहीं ऑप्शन हटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला तो कोई भी नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन ही रहने दो। निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता करता है, सारी की सारी चीज करने में सहायता करता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक, यहाँ से नहीं ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में निर्देशन तथा परामर्श कार्यक्रम होता है। विद्यालय में किसके लिए होता है? समस्यात्मक बच्चों के लिए, औसत से निम्न बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सभी के लिए होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ना, चाहे कोई नॉर्मल बच्चा है, चाहे नॉर्मल से कम है, चाहे नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है, सबके लिए। नेक्स्ट है निर्देशन की सफलता निर्भर करती है। किस चीज पर सफलता निर्भर करेगी? सामाजिक रिक्तता की पूर्ति पर, बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव और इच्छाओं की संतुष्टि सब पर डिपेंड करेगी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कौन से माध्यम का प्रयोग किया जाता है अगर हम निर्देशन दे रहे हैं, है ना, औपचारिक, अनौपचारिक या उपयुक्त दोनों। देखो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर निर्देशन की जगह परामर्श होता है ना, तो परामर्श तो औपचारिक तरीके से ही दिया जाता है ना, क्योंकि आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, उसका एक ऑफिस होगा, वहां पे ही आपको परामर्श मिल सकता है। पर जो निर्देशन है वो तो आपको कहीं पे भी मिल रहा है ना, घर पे भी मिल रहा है, रिश्तेदारों से भी मिल रहा है, अपने दोस्तों से भी मिल रहा है, अपने बुआ से भी मिल रहा है, सबसे मिल रहा है ना। तो ये कैसे होगा, दोनों रूप से होगा। और टीचर भी दे रहा है इसको तो टीचर स्कूल में देगा, यानी औपचारिक रूप से भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन सेवाओं हेतु मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए प्रवेश। अच्छा, ये यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे ये निर्देशन लिख गया है, पर यहाँ पे भी ये बोलना क्या चाह रहे होंगे, निर्देशन की जगह परामर्श ही होगा ये, है ना। और परामर्श जो है वो औपचारिक ही होता है। यहाँ पे निर्देशन की जगह क्वेश्चन में परामर्श कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी यहाँ पे परामर्श ही है, ये निर्देशन नहीं है ना। क्यों है परामर्श, उसका रीजन ये है कि देखो मनोवैज्ञानिक जो है वो परामर्श के लिए होता है, निर्देशन के लिए तो होता ही नहीं है, निर्देशन तो कोई भी देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे परामर्श ही होगा इन दोनों क्वेश्चन में, है ना। और यहाँ पे फिर औपचारिक ही आएगा अगर परामर्श होगा तो। नेक्स्ट है, परामर्श सेवाओं हेतु मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए प्रवेश अर्हता है क्या है, या एमए मनोविज्ञान में होना चाहिए, या एमए शिक्षा शास्त्र में होना चाहिए, या फिर एमएड होना चाहिए मनोविज्ञान में ही, है ना। अच्छा, ये है परामर्श हेतु मनोवैज्ञानिकों को क्या करना चाहिए, नहीं कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो क्या हो जाएगा, अगर तो हम यहाँ पर परामर्श की ही बात कर रहे हैं, है ना, तो परामर्श के लिए तो मनोविज्ञान में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा ए, क्योंकि एमए होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए मनोविज्ञान सब्जेक्ट में, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में नहीं, मनोविज्ञान सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे एमएड लिखा हुआ है तो ये भी हो गया शिक्षा शास्त्री, एमए होना चाहिए मनोविज्ञान में, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निर्देशन की निदानात्मक जो सेवा है वो क्या है, तो सूचनाओं को एकत्र करना जो है ये है निदानात्मक सेवा, या फिर हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक सर्विस, ठीक है। अब इसका अभी मैं डिटेल में बता सकती हूँ, है ना, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ, है ना। देखो निदानात्मक सेवा का मतलब क्या है, डायग्नोस्टिक सर्विस। डायग्नोसिस का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे कोई बीमारी के लिए, है ना, तो पहले वो आपके टेस्ट करवा रहा है, और जो आप टेस्ट करवा रहे हो उसी को ही हम डायग्नोसिस बोलते हैं, यानी कि पता लगा रहे हो बेसिकली कि बीमारी है क्या, तभी तो डॉक्टर दवाई देगा उस बीमारी से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे देखो निदानात्मक सेवा का मतलब क्या हो जाएगा, सूचनाओं को एकत्र करना, यानी पहले सूचना ले लो कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक। नेक्स्ट है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का जो आधार है वो क्या है, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, कार्य निर्धारण, संगठन, सारे के सारे हैं, यानी जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है। व्यक्तिगत निर्देशन की बात हो रही है। देखो विशेष मानसिक क्षमताएं, यानी व्यक्ति जो है उसकी कितनी है मेंटल एबिलिटी, यानी उसका आईक्यू कितना है ना। अभिक्षमता या अभिवृत्ति, यानी उसका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड कितना है, या फिर व्यक्तिगत विशेषता उसकी कितनी है। ये सारे के सारे तो हम व्यक्ति के देख रहे हैं। पहले में क्या लिख रहा है, यहाँ पे समूह लिख रहा है पहले, है ना, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्यक्तिगत। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति की, उसकी ही अपनी वैल्यूज, है ना। समूह का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा लोगों की देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, जिसमें जो समूह वाला है, ठीक। नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। व्यवसायिक निर्देशन में किस चीज का बल देना चाहिए, नौकरी दिलाने पर देना चाहिए, या सेवार्थी को उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने में होना चाहिए, या शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर होना चाहिए, या सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन करने में, है ना, उचित वृत्ति चयन करने में, यानी कि अप्रोप्रिएट करियर चूज करने में, ठीक है। नौकरी दिलाने से नहीं है, नौकरी तो 5,000 की दिला दो, उस नौकरी से क्या हो रहा है ना, वो अपना कैरियर अच्छे से चूज कर सके, उसके लिए होता है व्यवसायिक निर्देशन, या इसको वोकेशनल गाइडेंस बोलेंगे या प्रोफेशनल गाइडेंस, ठीक है। प्रोफेशनल को ही हम वोकेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कक्षा अध्यापक का निर्देशन संबंधी कार्य है, ठीक है। क्या है कक्षा अध्यापक का, कक्षा में उत्तम वातावरण पैदा करना, अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करना,
कुसमायोजित छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी होना, सारे के सारे हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देशक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ठीक है, शिक्षक की क्या भूमिका होगी? छात्रों का नेतृत्व करना, बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर देना, ये भी करेक्ट है। कक्ष में लोकतांत्रिक वातावरण बनाना, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्देशन और परामर्श में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है निर्देशन और परामर्श में? शिक्षक वह हो जिस पर विश्वास किया जा सके, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षक वह हो जो सहानुभूति रखता हो, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षक वह हो जो आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को परामर्शदाता की ओर मार्गदर्शित कर सकता हो, यानी कि काउंसलर के बारे में बता सके, है ना, कि आप उसके पास जा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन जो है वो क्यों आवश्यक है, क्या किस लिए जरूरी है? प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष समायोजन की समस्या होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, कभी कभी समायोजन की समस्या आ ही जाती है। ठीक है, व्यक्ति क्षमता की कमी के कारण स्वयं समायोजन में असफल रहता है, ये भी करेक्ट है ना। नेक्स्ट है व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सबको होती है भाई, है ना, कभी ना कभी, तो यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अच्छा फिनिश हो गए आज के हमारे